Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the Hello Alkane and Hello Erin. In our previous lecture, दोस्तों लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन. हेलो एरिन में दोस्तों ये पढ़ा था पर्टिकुलर रिएक्शन कैन बी पॉसिबल एट दी ऑर्थोप्लेस एंड दी पैराप्लेस. और मेजोरिटी केस में ऑर्थो पैरा कॉम्बिनेशन में हमारी जो मेन प्रोडक्ट थी, मेजर प्रोडक्ट थी, दैट वाज पैरा प्रोडक्ट. यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ा था. उसके साथ आउट ऑफ द बोर्ड सिलेबस के बाहर जाके दोस्तों बात हुई थी पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स. सो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड में दोस्तों अभी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन. दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने डाइक्लोरोमीथेन यानी कि CH2Cl2 के बारे में पढ़ा था. अगेन ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए अभी पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है इसका. नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2021-22 में भी ये इंपॉर्टेंट होगा. बोर्ड पर्टिकुलर दिस ईयर there is no need of this topic for the board exam, so only importance for the competitive. और उसमें भी दोस्तों आपको मेजोरिटी केस में इतना ही करना है जितना NCERT पोर्शन है. ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड में भी दोस्तों जितना डेप्थ में जाना चाहो आप जा सकते हो, बट यहाँ पे दोस्तों हमको यही करना है जितनी हमारी अभी की नीड है. ठीक है. सो ट्राइक्लोरोमीथेन किस तरह से बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा? कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, दिस इज मीथेन. मीथेन में दोस्तों हमको क्या करना है? वी हैव टू रिप्लेस 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन. किससे रिप्लेस करना है? रिप्लेस फ्रॉम दी क्लोरीन. सो क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, दिस इज CHCl3 इज नथिंग बट दी क्लोरोफॉर्म. उसको दोस्तों हम क्लोरोफॉर्म से भी जानते हैं. क्लोरोफॉर्म नाम आने के साथ ही आपको पता चला क्लोरोफॉर्म का यूज क्या था. आज से दोस्तों कुछ साल पहले ये फुल टोटल बॉडी एनेस्थेसिया था. मतलब कोई भी सर्जरी हो, छोटी हो या बड़ी हो, बट इफ वी वांट टू एनेस्थाइज एनी पर्सन तो दोस्तों उसको क्लोरोफॉर्म का डोज दिया जाता था. बट वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. एक्सेस ऑफ क्लोरोफॉर्म पर्सन के लिए दोस्तों ज़्यादा डेंजरस भी प्रूव हो सकता था. उसकी डेथ भी हो सकती थी. परमानेंटली अनकॉन्शियस यानी कि कोमा में भी जाने की पॉसिबिलिटी थी. सो इसके दोस्तों ये ड्रॉबैक की वजह से नाउअडेज आज के दिनों में हमने क्या करा है, वी हैव फाउंड न्यू एनेस्थेसिया. कुछ और एनेस्थेसिया दोस्तों अभी हमारे पास है. उसमें भी पर्टिकुलर लोकल बॉडी एनेस्थेसिया भी है. सो अगर आपको सर्जरी करनी है आपके हाथ में, सो नो नीड टू एनेस्थाइज होल बॉडी. आपको पूरा दोस्तों एनेस्थाइज करने की कोई जरूरत नहीं है. उतने ही पोर्शन में थ्रू द इंजेक्शन आप उसको एनेस्थाइज कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोफॉर्म. Chemically, chloroform is employed as a solvent for fats, alkaloids, iodine and other substances. So mainly दोस्तों ये as a solvent यूज हो सकता है. तो मेजर यूज दोस्तों याद रखना है फॉर पर्टिकुलर MCQ. मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन प्रोडक्शन ऑफ द फ्रीऑन. व्हाट इज फ्रीऑन? फ्रीऑन इज नथिंग बट द रेफ्रिजरेंट. ओके, कूलेंट गैसेज है. उसमें से कौन सी सीरीज? R22. दोस्तों रेफ्रिजरेंट में कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट पॉसिबल है. उसमें से पर्टिकुलर R22 बनाने के लिए ये ज्यादा यूजफुल है. इट वाज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट has been replaced by less toxic safer anesthetics such as ether. कुछ टाइम पहले दोस्तों ये एज अ एनेस्थेटिक यूज होता था, बट अभी के दिनों में उसको रिप्लेस किया लेस टॉक्सिक, जिसकी टॉक्सिसिटी कम है. इस तरह के कंपाउंड से जो सेफ एनेस्थेटिक है, लाइक एथर. As might be expected from it is used as a anesthetic. Inhaling chloroform डिप्रेस दिस सिस्टम. वहां से दोस्तों प्रॉब्लम मतलब किस तरह से वर्क करती थी. वर्क पैटर्न इज इनहेलेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म. उससे क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और हेड ऑफिस दोस्तों और जनरली क्या होती है? डाउन होती है. उसकी वर्क पैटर्न ठीक से वर्क नहीं कर रही है. ओके. सो अभी के दिनों में इसका एक मिस यूज भी हो सकता है. क्या मिस यूज हो सकता है दोस्तों? अगर सपोज किसी के पास एक्सेस ऑफ क्लोरोफॉर्म है, वो एटमॉस्फेयर में या फिर कुछ ऐसी जगह पे वो क्लोरोफॉर्म को रिमूव करता है जहां से किसी पर्सन के डायरेक्ट टच में आए, सो उसको उसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है. कितनी क्वांटिटी हो तब हमको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम होगी, और कितनी क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ज्यादातर केस में दोस्तों 900 यानी कि 900 ppm पार्ट्स पर मिलियन या फिर उससे ज्यादा क्वांटिटी है तब दिक्कतें ज्यादा होगी. उससे जितनी कम क्वांटिटी उतनी पॉसिबिलिटीज
टू अफेक्ट CNS कम होती जाती है, और नियर अबाउट 100 ppm कुछ ऐसा कोई दोस्तों मेजर वहां पे प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। सो ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन in air, that is 900 ppm for a short time can cause dizziness, यानी कि आपको चक्कर आ सकते हैं, फैटिस, हेडेक हो सकता है, साथ में chronic chloroform exposure may be cause damage to the liver where chloroform is metabolized as a phosgene। मतलब दोस्तों अगर क्लोरोफॉर्म हमारे सिस्टम में अंदर तक चला गया, सो वहां पे वो किसको डैमेज कर सकता है, लीवर में। लीवर में किस फॉर्म में डैमेज करेगा, डैमेज फॉर्म वाज फॉस्जिन, वो क्या करेगा, मेटाबोलाइज होगा इन द लीवर क्लोरोफॉर्म टू फॉस्जिन। ओके, उसके साथ दोस्तों लिवर के साथ किडनीज को सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन अ स्किन इमर्ज इन ए क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अभी दोस्तों उसके कुछ और पॉसिबिलिटी बात करते हैं जो आउट ऑफ द बॉडी है, मतलब जनरल पॉसिबिलिटी। Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to an extremely poisonous gas। मतलब अगर दोस्तों क्लोरोफॉर्म एयर के टच में आता है जहां से O2 मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्लोरोफॉर्म का कन्वर्जन होगा पोस्जिन में, विच इज एक्सट्रीमली पॉइजनियस। दोस्तों ये पॉइजनियस है। सो अगर ये पॉइजनियस है, इसकी पॉइजनियस इफेक्ट है, तो इसको ना बनने देना हो तो क्या करना है, आप जो भी बोतल के अंदर क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हो और ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर केस में कौन सी बोतल यूज होती है, ब्लैक बोतल यूज होती है दोस्तों। उसके अलावा आपको वहां पे ये भी श्योर रखना होगा O2 से जितना पॉसिबल हो उतना टच ना हो, ठीक है। आगे, द प्रेजेंस ऑफ लाइट reaction with O2 extremely poisonous gas carbonyl chloride which is phosgene produce होगा दोस्तों, also known as a phosgene। It is therefore stored in a closed dark colored bottle, majority gas में black bottle में, filled that so that their air is kept out। so इस तरह से दोस्तों क्लोरोफॉर्म वर्क करता है। अगर पास्ट सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं लिखी है, देयर इज नो रिएक्शन इन विच यू कैन मेक क्लोरोफॉर्म। सो अगर आपके पास मीथेन है और आप क्या करते हो, 3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H में रिएक्ट करते हो -3HCl एंड योर प्रोडक्ट शुड बी CHCl3। इस तरह की रिएक्शन थी। उसके अलावा सपोज आपके पास क्लोरोमीथेन है CH3Cl विथ 1Cl2, इफ यू हैव डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 देन 2Cl2, इन दोनों केस में भी आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। इफ यू हैव ऑलरेडी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, सो यहाँ पे दोस्तों रिवर्स रिप्लेसमेंट ऑफ द वन हाइड्रोजन, आपको क्या मिल सकता है, क्लोरोफॉर्म। सो देयर आर मेनी वे इन दैट केस वी कैन प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म। बट अभी दोस्तों इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, बट यस ये रिएक्शंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन मोर, आई रिपीट, वन मोर पॉलीहेलोअल्केन विच इज ट्राइआयोडोमीथेन। सो डिफरेंस क्या था दोस्तों, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पे दोस्तों जब हमने रिप्लेसमेंट लिया था किसका, हाइड्रोजन का, विद दी क्लोरीन, देन वी गेट क्लोरोफॉर्म। इफ वी टेक द रिप्लेसमेंट विद दी आयोडीन देन वी विल गेट आयोडोफॉर्म। बट एक्चुअली दोस्तों ये आयोडोफॉर्म है, जो हमारा आयोडोफॉर्म आल्डिहाइड कीटोन में बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा। तब दोस्तों इसको हम फिर से याद करेंगे, तब तक आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। CHI3 इज नथिंग बट द आयोडोफॉर्म, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म था। ओके, देयर इज नो बिग डिफरेंस। It was used earlier as an antiseptic, but the antiseptic properties are due to the liberation of free iodine, not due to iodoform। So इसका use as a antiseptic होता था, as a antiseptic होता था, but that is not because of whole chloroform, whole iodoform, sorry, ये टोटल आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं था, बट यहाँ से रिएक्शन करने के बाद क्या रिमूव होता था, आयोडीन रिमूव होता था। बिकॉज ऑफ दैट आयोडीन वो एज अ एंटीसेप्टिक वर्क कर रहा था। बट दोस्तों इसकी जो स्मेल थी, वो स्मेल मतलब आपको एकदम से उसको उससे इरिटेशन हो गया। ऑब्जेक्ट इनेबल स्मेल, मतलब एकदम स्मेल उसकी क्या थी, ठीक नहीं थी, हम जो हमारे लिए सूटेबल नहीं थी। दैट्स व्हाई दोस्तों आज के दिनों में इन दी प्लेस ऑफ आयोडोफॉर्म एज एंटीसेप्टिक क्या यूज होता है दोस्तों। और ऐसे कई सारे कंपाउंड है हमारे पास, जैसे टिंचर आयोडीन है, जहां पे आयोडीन रिमूवल ऑफ आयोडीन इज देयर,
बट वहां पे दोस्तों आपको उसकी एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिनेबल स्मेल नहीं होगी। सो आयोडोफॉर्म का यूज नाउअडेज डिक्रीज हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों मेकिंग की बात अगर करें, सो मैंने जैसे अभी आपको बताया मेकिंग हमको एज अ बाय प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म मिलेगा, दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। ओके, सो ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। देन टेट्राक्लोरोमीथेन विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे दोस्तों सपोज क्लोरीन, कार्बन, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑल 4 हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। सो Cl 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 एंड Cl और CCl4। ओके, एज वी टॉकिंग दोस्तों हम जैसे बात कर रहे थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड वन ऑफ द बेस्ट organic solvent or one of the best non-polar solvent है। So it is produced in large quantity for use in the manufacture of refrigerant and the propellants for aerosol cans. It is also used as a feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons, chlorofluorocarbons यानी CFCs। okay, CFCs के दोस्तों प्रोडक्शन में भी ये इन द फीड स्टॉक ये यूज होता था। एंड मेनी अदर केमिकल्स, उसके अलावा भी कई सारे केमिकल है जिसके मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है। कैसे यूज होता है मेजोरिटी केस में दोस्तों, फिर से वही बात, मेजोरिटी केस में वो यूज होगा एज अ सॉल्वेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज until the mid 1916। ये दोस्तों जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर हिस्ट्री आपको यहाँ पे थोड़ी दे रखी है। इट वाज आल्सो वाइडली यूज्ड एज अ क्लीनिंग फ्लूइड बोथ इन इंडस्ट्री एज अ डिग्रेसिंग एजेंट। दोस्तों डिग्रीसिंग एजेंट मतलब कहीं पे दोस्तों पार्शली सॉलिड पार्शली लिक्विड ऑयल यानी कि ग्रीस लगा है, और वो ग्रीस वाले किसी भी कंटेनर को आपको ठीक से क्लीन करना है, तब आप वहां पे ऑर्डिनरी क्लीनिंग प्रोडक्ट लोगे तो उसको आप ठीक से क्लीन नहीं कर पाओगे। टू क्लीन दैट पार्टिकल, क्लीन दैट कंटेनर दोस्तों ये यूज होता था। सो डीग्रीसिंग एजेंट, ग्रीस को रिमूव करने के लिए। एंड इन द होम एज अ स्पॉट रिमूवर, एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर नहीं बोल सकते, कंटेंट ऑफ द फायर एक्सटिंग्यूशर। यस, there is some evidence that exposure to carbon tetrachloride causes liver cancer in humans। okay, so ये one of the most important point है दोस्तों, इसको हम फिर से रिपीट को जरा फिर से एक बार हम रिप्ले कर दें। यू कैन सी, ये याद रहना चाहिए कंपल्सरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यूजीज लीवर कैंसर। दोस्तों जहाँ पे अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट पॉइंटर दिख रहा है, ये पॉइंट एज एन एमसीक्यू, एज एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों समहाउ ज्यादा है। सो इसको दिमाग में रखना, यहाँ पे मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। okay, आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डेजीनेस, यानी कि चक्कर आते हैं, लाइट हेडेज, स्लाइट आपको वहां पे हेडेज हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, which can cause permanent damage to nerve cell। लॉन्ग टाइम तक अगर ये चलता रहा दोस्तों, कई सालों तक अगर आपको ये प्रॉब्लम्स रही, सो आफ्टर सम इयर्स देयर इज पॉसिबिलिटी टू परमानेंट डैमेज इन नर्व सेल। ठीक है, in severe cases this effect can lead rapidly stupor, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। यस, यहाँ तक दोस्तों रिस्क है, कोमा टू अनकॉन्शियसनेस टू डेथ, यहाँ तक प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रेन डेड हो सकता है। ठीक है, एक्सपोजर टू CCl4 मेक अ हार्ट बीट इरेगुलरली और स्टॉप। ज्यादा क्वांटिटी में अगर CCl4 इन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर जाता है, देन पॉसिबिलिटी फॉर द स्टॉपन ऑफ द हार्ट बीट और इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट, और हार्ट बीट स्टॉप भी हो सकती है, सो डेथ भी हो सकती है। द केमिकल में इरिटेट द आईज ऑन कांटेक्ट। अगर दोस्तों इसकी वेपर, इसकी फ्यूम्स अगर आपके आई कांटेक्ट में आती है, देन दैट इज पॉसिबिलिटी टू दी प्रॉब्लम और इरिटेशन इन योर आईज, वहां पर दोस्तों जलन भी हो सकती है। ओके, when carbon tetrachloride CCl4 is released into the air, सपोज ये क्लोज सिस्टम के अंदर यहाँ पे CCl4 भरा है और ये सराउंडिंग है इन द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। जब आप दोस्तों इसको
सराउंडिंग में छोड़ोगे तब यहाँ पे जो आपके लिमिटेड सराउंडिंग है वहां पर जो भी टेम्परेचर हो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कैपेसिटी है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, when carbon tetrachloride is released into the air, it rises to the atmosphere and develop the ozone layer। टेम्परेचर अप करेगा, उसके साथ क्यों अप करेगा, मेन बात तो रहेगी वो अपर साइड चला जाएगा जहाँ पे ओजोन लेयर था, ओजोन लेयर में ब्रेक डाउन होगा, सो दैट जो हीट आ रही है उसको दोस्तों हम ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज होगा। Okay, so rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. Depletion of the ozone layer is believed to increase human exposure to the ultraviolet rays। टेम्परेचर बढ़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेस भी डायरेक्टली कहाँ तक पहुंचेगी, जहाँ पे आप और मैं रहते हैं, हमको डायरेक्टली इसके टच में आना पड़ेगा। सो ये ना करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज इसका लिमिटेड कर देना होगा, और एज अ सॉल्वेंट जो यूज हो रहा है वो यूज को क्या करना पड़ेगा, मॉडरेटेबल करना पड़ेगा, मतलब मॉडरेटेबल यूज हो देन ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अल्ट्रावायलेट रेज जैसे डायरेक्टली टच में आएंगे देन पॉसिबिलिटी टू लीडिंग टू इंक्रीज्ड स्किन कैंसर, eyes disease, disorders, multiple disorders, different types of disorders हो सकते हैं, and possible to डिस्ट्रीब्यूशन इन दी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में भी दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट हो सकती है। सो डायरेक्टली हमारी लाइफस्टाइल को, डायरेक्टली हमारी लाइफ को ये इफेक्ट करता है, दैट्स फॉर श्योर। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोस्तों आगे CH CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथिन और मिथिलीन डाइक्लोराइड। उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म, देन आयोडोफॉर्म, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, नाउ फ्रियोन्स। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे फ्रियोन्स लिख के छोड़ दिया है, बट एक्चुअली दिस इज अ लॉन्ग चेन, मतलब फ्रियोन से हमारा पूरा एक चैप्टर हो सकता है। फ्रियोन्स जनरल केस में फ्रियोन क्या है, फ्रियोन इज हाइड्रोकार्बन, बट वहां पे मेजोरिटी केस में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद द क्लोरीन एंड फ्लोरीन, दे आर नथिंग बट द फ्रियोन्स, कूलेंट गैसेस। बट फिर से दोस्तों मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे हमको उतना ही याद रखना है जितनी हमारी नीड है, और यहाँ पे हमारी नीड कितनी है दोस्तों, फिर से यहाँ पे हमारी नीड लिमिटेड है। सो chlorofluorocarbons compounds of methane and ethane are collectively known as the freons। सो ये सपोज CHCl3 है, वहां पे ये हाइड्रोजन को मैं किसी क्लोरीन से रिप्लेस करता हूँ, देन अभी ये क्लोरोफॉर्म नहीं रहा, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वन टाइप ऑफ CFC बना, ठीक है। सो कार्बन के कार्बनिक चेन में दोस्तों कार्बन के हाइड्रोजन को हम क्लोरीन फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, देन ओके वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रियोन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। They are extremely stable in comparison to other halogen derivative, unreactive, non-toxic, non-corrosive, easily liquefiable। आप इसको इसका लिक्विफिकेशन इजीली कर सकते हो, इजीली आप इसको गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रियोन 1,2, फ्रियोन 1,2 is nothing but the CCl2F2 is one of the most common freon in industrial use। इंडस्ट्रियल यूज में जितने भी फ्रियोन नाउअडेज यूज हो रहे हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज फ्रियोन 1,2, ठीक है। It is manufactured from tetrachloromethane। Tetrachloromethane is carbon tetrachloride which is CCl4। इसको आप कहाँ से मैन्युफैक्चर कर सकते हो, टेट्राक्लोरोमीथेन से कर सकते हो बाय द स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने पढ़ा था ये क्लोरोआल्केन को अगर फ्लोरोआल्केन में कन्वर्ट करना है, क्लोरोआल्केन को फ्लोरोआल्केन में, देन वी कैन यूज स्वार्ट्ज रिएक्शन। वहां से दोस्तों हम क्या कर, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज दो रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें आयोडोअल्केन एंड फ्लोरोअल्केन बनाने की प्रोसेस थी, इन विच वी विल मेक आयोडोअल्केन एंड फ्लोरोअल्केन फ्रॉम पर्टिकुलर क्लोरो और ब्रोमोअल्केन। सो स्वार्ट्ज फॉर द फ्लोरोअल्केन एंड फ्रिंकलस्टीन फॉर द आयोडोअल्केन। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों CCl4 में से पहले एक क्लोरीन फिर दूसरे क्लोरीन को हम रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस बाय दी फ्लोरीन, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। These are usually produced for aerosol propellant, refrigeration and air conditioning purpose as a coolant gas। In short ये क्या और कुछ नहीं है, ये coolant gas है, as a coolant gas।
By 1974, total prion production in the world was about 2 billion pounds annually. Annually कितना होता था? 2 billion pounds. Most prion, even that used in the refrigeration, eventually makes its way into the atmosphere where it diffuses unchanged into the stratosphere. In stratosphere, prion is able to initiate radical chain reaction that can upset neutral ozone balance. वहां से क्या होगा दोस्तों, ये कहीं लंबे टाइम तक Cl2 CF2 में से अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जहां से दोस्तों इस तरह के कोई फ्री रेडिकल रिमूव हो गए, then free radical is directly related react with the ozone और ओजोन को कन्वर्ट करेंगे into O2 और ये चेन रिएक्शन होगी. Only one single Cl free radical is able to convert many ozone into oxygen dioxide में. So ultimately वहां पे क्या होगा दोस्तों, some problems with the ozone layer. So that nowadays आपने ये पढ़ा होगा, इसका यूज कम करना चाहिए. ये बात हुई थी इन योर 11 साइंस चैप्टर नंबर 14. चैप्टर नंबर 14 में आपने ये सब पढ़ा था. ओके, फिर से दोस्तों फ्रीऑन भी यहाँ पे इन लिमिटेड वे, लिमिटेड कंडीशन में दे रखा है, एंड दैट इज अवर नीड. हमारी नीड भी उतनी ही है. ठीक है, ज्यादा डेप्थ में यहाँ पे जाने की पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर कोई नीड नहीं है. उसके बाद लास्ट वन विच इज डीडीटी. डीडीटी हमने नाम सुना था, बट ये डीडीटी एक्चुअली क्या है? पेरा 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 पेराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल. सो डी फॉर डाइक्लोरो, डी फॉर डाइफिनाइल, देन ट्राइक्लोरोइथेन, टी फॉर ट्राइक्लोरो, दैट इज डीडीटी. सो पहले दोस्तों ये डीडीटी किस तरह से बनी होगी उसकी बात करेंगे, उसकी प्रोसेस की. उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे उसका नोमेनक्लेचर सपोज कर सकते हैं. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है विच इज क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरल विद क्लोरोबेंजीन, ये दोनों दोस्तों यहाँ पे यूजफुल है. किस तरह से यूजफुल हो सकता है? यू कैन सी, सपोज वी हैव वन क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, actually this is benzene and Cl, so chlorobenzene. One more chlorobenzene, okay, this is benzene, now chlorobenzene. Then chloral. What is chloral दोस्तों? chloral क्या है? chloral is actually aldehyde, C dual bond OH with Cl, Cl and Cl. हमारा जो इथेनॉल है CH3CHO, CH3CHO, ये इथेनॉल में दोस्तों ये तीनों हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तो ये क्या बनेगा? CCl3CHO which is chloral. वही क्लोरल है दोस्तों. अभी रिएक्शन क्या होगी? यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी. वन हाइड्रोजन फ्रॉम द पैरा पोजीशन ऑफ द हेलोजन और वी कैन से क्लोरीन, अगेन पैरा पोजीशन. ये दोनों पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगर यहाँ से दोस्तों कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिमूव होते हैं देन क्या बचा? यू कैन सी हमको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी दोस्तों. यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन एज इट इज, यहाँ से हाइड्रोजन निकला. सो किसके साथ रिलेशन बनेगा? कार्बन के साथ. ओके, कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है. फिर इसे यहाँ से दोस्तों एक हाइड्रोजन निकला है फ्रॉम दी अनदर रिंग, सो उसको भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. और यहाँ पे क्लोरीन के कार्बन के साथ और कार्बन है विथ 3 क्लोरीन, सो दिस इज योर डीडीटी. अभी आपको पता चला होगा ये पैरा पोजीशन है, ये भी पैरा पोजीशन है. एक में पैरा सपोज करें, दूसरे में पैराडेस. सो पैरा पैराडेस, सॉरी ये अभी यहाँ पे मेन चेन के सामने का पोजीशन, सपोज दिस इज पैरा पोजीशन. सो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, इसको भी मेन किन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज पैरा. यहाँ पे पैराडेस. सो एक में पैरा पे क्लोरीन है, दूसरे में पैराडेस पे. सो पैरा पैराडेस कितनी बार है? 2 टाइम्स. सो डाइक्लोरो, पैरा पैराडेस डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मीन्स डी. देन 2 फिनाइल देंगे, डाइफिनाइल. ट्राइक्लोरोइथेन 1 and 2 कार्बन, so that is ethane, but ethane with the 3 chlorine, so trichloroethane which is DDT. I hope सबको ये क्लियर हुआ होगा. So here we can say, यहाँ पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं DDT the first chlorinated organic insecticide. जहाँ पे दोस्तों क्लोरीन एज एलोजन डेरिवेटिव था, ऐसा फर्स्ट इंसेक्टिसाइड था विच इज DDT. was originally prepared in 1873. कब बना था? 1873. बट दोस्तों यूजफुल कब से बना या फिर ज्यादातर इसका यूज कब हुआ?
1939 से दोस्तों, दैट पोल मिलर एंड जेजी फार्मास्यूटिकल इन स्विट्जरलैंड discovered the effectiveness of DDT as a insecticide. और नाउअडेज दोस्तों इसका प्रोडक्शन आप अगर करना चाहो, इसको आप सेलिंग आप करना चाहो, नहीं कर सकते डायरेक्टली। और अगर आप इसका फिर भी प्रोडक्शन करना चाहते हो, इसका सेलिंग करना चाहते हो, तो ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है, सो आप नहीं कर सकते। जैसे गुजरात में अभी दोस्तों लीकर बैन है, दारूबंदी है, आपको पता है दारू भी सेलिंग नहीं होता, उसी तरह से डीडीटी भी आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से आपको अल्कोहल नहीं मिलता है। ओके, खर्च करना पड़ेगा थोड़ा। Paul Muller was awarded as a Nobel Prize in Medicine in Physiology, in 1948 for the discovery. Award मिला, Nobel Prize मिला, but थोड़ा लेट मिला। The use of DDT increased enormously on a worldwide basis after World War II. इसका यूज दोस्तों ज्यादा बढ़ा, कब बढ़ा? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू के बाद दोस्तों मलेरिया वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो वहां पे दोस्तों मलेरिया किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ मॉस्किटो। टू कंट्रोल द मॉस्किटो डीडीटी इज यूजफुल। ओके, सो primarily because of its effectiveness against the mosquito that spreads malaria and lice to it that carry typhus. However, a problem related to the extensive use of DDT began to appear in the late 1940s. So तब उसका यूज पॉसिबली बढ़ रहा था, बट प्रॉब्लम इज देयर। क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे विद द डीडीटी? इसका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ डीडीटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये डिकम्पोज नहीं होती, मतलब कि आपके एटमोस्फियर में कहीं पे अगर डीडीटी वहां पे स्प्रेड की गई है, सो फॉर द इयर्स एंड ईयर्स, सेंचुरीज एंड सेंचुरी, उसके कुछ पार्टिकल वहीं पे रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बनेंगे, हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, एंड वहां पे दोस्तों में भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर भी हो सकता है बिकॉज ऑफ डीडीटी। सो again, yes, DDT is also carcinogenic. That's why production and selling is banned by government. उसका ऑफिशियल प्रोडक्शन और ऑफिशियल सेलिंग थ्रू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस ही होगा। ओके, सो जैसे आप डायरेक्टली किसी केमिकल शॉप के पास चले जाओ और बता दो आई नीड डीडीटी, आपको नहीं मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। ओके, मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप रेजिस्टेंस टू द डीडीटी and it was also discovered to have a high toxicity towards fish. So कुछ ऐसे भी दोस्तों इंसेक्ट्स है, उसमें मतलब ये हमारा बॉडी का नियम है और रूल है। सो कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स है, उसके बॉडी में कुछ ऐसी पावर जनरेट हुई थी जो स्लोली, मतलब स्टार्टिंग में डीडीटी को सर्वाइव नहीं कर पाए थे, बट आफ्टर सम टाइम वही स्पीसीज डीडीटी के सामने सर्वाइव कर रहे थे, मतलब उसकी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी थी। उसके साथ और एक प्रॉब्लम ये भी था दैट ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक थी किसके लिए? फिशिस के लिए। मतलब जितनी भी हमारी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ द वाटर, उसमें मेजोरिटी रिलेटेड टू द फिश, उसके लिए ज्यादा ये डेंजरस थी। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंड द प्रॉब्लम। ओके, सो ये ज्यादा स्टेबल है, फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंड द प्रॉब्लम, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, आप ये अज्यूम कर सकते हो। DDT is not metabolized very rapidly by animals. Instead, it is deposited and stored in the fatty tissues. ये डिकम्पोज नहीं होती, ये मेटाबोलाइज नहीं होती, सो स्टोर्ड होती है एज अ फैटी टिश्यूज। If ignition continues at a steady rate, DDT builds up within the animal over time. So ये long time, मतलब अगेन एंड अगेन ये आगे वर्क करती जाएगी, आगे ही स्टोर होती रहेगी, सॉरी। सो दैट वहां से प्रॉब्लम्स दोस्तों स्टार्ट हो गए। द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैन्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1973। दोस्तों स्टिल डेट हमारी कंट्री में इसका यूज हो रहा है, बट इन दी गवर्नमेंट सेक्टर, दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब यूज के साथ ही, सॉरी परमिशन के साथ ही। although it is still used in some another parts of the world, फिर भी यूज हो रहा है, उसमें से एक दोस्त हमारी कंट्री भी है। तो यहाँ पे कार्बन है विद दी कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन विद 3 क्लोरीन, 2 क्लोरोबेंजीन रिंग और 2 क्लोरोफिनाइल रिंग इज दैट, दैट इज डीडीटी। ओके, सो दोस्तों फिर से दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम, only important for the competitive uses। ओके, सो जितना एनसीईआरटी पोर्शन है उतना ही पहले आपको रीड करना है,
कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एमसीक्यू में विद आंसर, उसको भी आपको मगअप कर लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।